कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम था मादरामे बाकू। शॉर्ट में हम इसको बाकू बुलाने वाले हैं। अब बाकू स्लॉट मशीन खेल रहा था। मतलब एक गेम होता है जिसमें आप पैसे डालते हो और स्लॉट को चलाते हो, एंड अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत भी जाओगे। एंड बाकू भी जीत जाता है। पता है क्या, बाकू ने 1000 येन लगाए थे एंड इससे वो 1 लाख येन बना लेता है, बस गैम्बलिंग करके। पर अब ये गैम्बलिंग कर क्यों रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। इन सब के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में पहले ही बता रखा है, तो अब अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इस वर्ल्ड का जो सेटअप है वो ऐसा है जिसमें गैम्बलिंग को एक प्रोफेशनल वर्क माना जाता है एंड लोग पैशनेटली गैम्बल करते हैं। एंड उन्हीं लोगों में से एक है अपना बाकू। तो बाकू के लिए गैम्बलिंग का मतलब है जीतना। आई गैम्बल टू विन। अब ये जो 1 लाख येन जीतने के लिए बाकू ने 1000 येन लगाया था, एक्चुअली वो उसका नहीं था बल्कि एक दूसरे बंदे का था जिसका नाम था काजी। अब काजी के ऊपर बहुत सारा कर्जा था एंड क्योंकि बाकू उसके ही पैसों की मदद से 1 लाख येन जीता था, वो काजी से कहता है कि वो उसको पैसे अरेंज करने में हेल्प करेगा। अब बाकू काजी को एक अंडरग्राउंड कैसीनो हाउस में लेके जाता है। हालांकि अंडरग्राउंड कैसीनो हाउसेस इलीगल थे जापान में, बट स्टिल उसमें लोग जाते थे बिकॉज वहां का हाउस कट बहुत कम होता था। जो लीगल गैम्बलिंग एरियाज से उससे तो काफी कम ही होता था। अब हाउस कट क्या होता है? देखो, हाउस कट मतलब ऐसा समझो आप लोग, जहाँ का हाउस कट थोड़ा कम होता है वहां पे गैम्बलिंग करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ज्यादा हाउस कट वाले गैम्बलिंग हाउसेस। अब इस गैम्बलिंग हाउस में ये दोनों आते हैं एंड बाकू यहाँ पे गैम्बलिंग छोड़ के यहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देता है और बाकी जो लोग खेल रहे थे कैसीनो उन सबको ऑब्जर्व करता है और प्लेयर्स वगैरह से थोड़ी बहुत बातचीत करता है। इसके बाद बाकू अचानक से उठता है और गेम खेलने का डिसाइड करता है। अब कैसीनो कैसे खेला जाता है, इसके रूल्स एंड कंडीशंस हमको मांगा में बताए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक स्पिन द व्हील गेम है। इसके व्हील पे 0 से लेके 36 तक नंबर्स लिखे होते हैं एंड आप इन नंबर्स पे बैट लगा सकते हो। एंड अगर आप बैट जीत जाते हो तो आपका प्रिंसिपल मनी आपके ऑड्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 36 तक 18 ऑड और 18 इवन नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज आपने इवन नंबर पे 1000 येन लगाए। अब अगर 20 आता है तो आप जीत जाओगे बिकॉज 20 इज एन इवन नंबर। एंड कितना जीतोगे? देखो, क्योंकि आपने 1000 येन लगाया था तो आप 2000 येन जीत जाओगे, यानी कि डबल। ऐसा इसलिए क्योंकि इवन नंबर आना 50-50 पॉसिबिलिटी था। अगर जीते तो डबल एंड अगर हारे तो अपना पूरा पैसा जो आपने लगाया था वो आप हार जाओगे। चलो, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने किसी भी ऑड या इवन नंबर पर बैट न लगा के किसी स्पेसिफिक नंबर पे ही बैट लगा दिया। लाइक मान लो 10 पे लगा दिया, तो 10 आने की पॉसिबिलिटी 1/36 है। इसीलिए अगर 10 आता है तो आपका 1000 येन 36 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सब बेसिक मैथ है। तो अब स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो बाकू 1000 येन की बेट लगाता है सारे नंबर्स पे, मतलब कि सारे के सारे नंबर्स पे एक्सेप्ट फॉर 0। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सो यस, इस गेम में मल्टीपल बेट्स लगाए जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है एंड एक तरह से अनफेयर भी है, बट ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, बाकू इस तरह से हर बार जीत तो जाएगा, पर इस तरह से उसको हर बार 1000 येन का लॉस ही होगा। अगर अच्छे से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एंड मैं इस सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो बाकू की स्ट्रेटजी ये थी कि जो नंबर आएगा नेक्स्ट राउंड में वो उस नंबर से बैट हटा के बाकी सारे नंबर्स पे बैट लगा देगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो नंबर एक बार आ चुका होता है वो दोबारा नहीं आता। मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नियर टू इम्पॉसिबल होती है एंड ऐसा ही होता है। अब बाकू इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है एंड जैसे ही बाकू देखता है कि ही इज विनिंग, वो 1000 येन की बैट हटा के बैट को 10,000 येन कर देता है। बट ये जो डीलर था ना, वो एक नंबर का हरामी था एंड ऑफ कोर्स ये इलीगल गेमिंग हाउसेस वाले जो डीलर्स होते हैं वो ऐसे ही होता है। वो क्या करता है कि वो बाकू के साथ एक गेम खेलने लगता है। वो जानबूझ के बॉल को उस नंबर पे हिट करवाता है जहां बाकू ने बेट नहीं लगाई थी एंड इस तरह से बाकू बहुत ज्यादा अमाउंट हार जाता है। इसके बाद बाकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड रियलाइज करता है कि उसके साथ तो गेम हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने जेब में बचे कुछ पैसे निकाल के उससे बेट लगाता है। सेम अभी पुरानी वाली स्ट्रेटजी यूज करते हो एंड डीलर फिर से अपनी चतुराई दिखाना स्टार्ट करता है एंड तब हम देखते हैं कि बाकू एक कैंडी खाने लगता है एंड एक्चुअली ये एक तरह का सिग्नल था फॉर काजी कि अब उसको बेट लगाना है। एंड क्योंकि बाकू ने हर जगह पहले से बेट लगा रखी थी, काजी के पास बस एक ही स्लॉट था जहां पे वो बेट लगा सकता था एंड वो ऐसा ही करता है। अब जिस कंडीशन में काजी ने बेट लगाई थी उस कंडीशन में अगर वो जीतेगा तो उसका प्राइस 144 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये सब गेम के रूल्स है। एंड क्योंकि डीलर ने जानबूझ के वहां पे बॉल को रोकने के लिए सेट किया था जहां बाकू ने बेट नहीं लगाई थी, दिस ऑटोमेटिकली रिजल्टेड द बॉल टू हिट द स्लॉट वेयर काजी बेट्स। मतलब काजी जीत जाता है, वो भी 144 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मनी। मतलब ये सब कुछ इंक्लूडिंग बाकू का वो बेट हार जाना
was under the plan of Madara Baku itself. अब डीरा की फट जाती है कि साला ये तो मेरे को ही टोपी पहना के चला गया। अब इस हाउस से जब ये काजी और जो बाकू है वो लोग निकलने लगते हैं तो बाकू अपना नाम बोलता है एंड ये नाम सुन के डीलर जो है ना वो दंग रह जाता है बिकॉज ही वॉज द सर्वाइवर ऑफ रशियन रोलेट गेम। ये एक गेम होता है जिसमें एक गन में एक स्लॉट को छोड़ के सब में बुलेट फिट कर दी जाती है एंड हर एक प्लेयर पे एक बार फायर की जाती है। जो मर गया सो मर गया और जो बच गया वो जीत गया एंड उस गेम का वन एंड ओनली विनर होता है मादरा में बाकू एंड इसका ही दूसरा नाम है उसूगी द लाई ईटर। इसके साथ ही ये पहला चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 ईटिंग इलीगल लोन्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजी को। अब पिछले चैप्टर में आपको याद ही होगा कि काजी ने बहुत सारे पैसे जीत लिए तो अब इन पैसों का यूज करके वो अपना लोन चुकाना चाहता था, मतलब उसने जो कर्जा था वो उसको चुकाना चाहता था। बट बाकू उसको मना कर देता और कहता है कि तुम्हें अपना लोन चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद बाकू काजी को अपने एक दोस्त के पास लेके जाता है जो कि एक लॉयर था, यानी कि एक वकील था। अब ये लॉयर काजी को जापान के इंटरेस्ट रेट के लॉज वगैरह के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट हाफ हो जाएगा एंड उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये लोग एक न्यूज़पेपर में नाइट्रो लोन नाम की एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं एंड बेसिकली ये कंपनी इलीगल लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। अब बाकू देखता है कि इस कंपनी के नाम के नीचे तोइची लिखा हुआ था। तो मतलब टोक्यो और इची मतलब 1, तो मतलब तोइची का मतलब होता है टोक्यो 1 एंड आफ्टर एवरी 3 इयर्स ये जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रो लोन ये जो कंपनी थी वो अभी 3 साल से भी कम पुरानी है, क्योंकि अगर ये 3 साल इसके पूरे हो गए होते तो वहां पे टोक्यो 2 लिखा हुआ होता, राइट। अब काजी ये सब देख के बाकू से बहुत इंप्रेस हो जाता है एंड उसके बाद ये दोनों नाइट्रो लोन कंपनी पहुंच जाते हैं एंड अभी बाकू नहीं पहुंचा हुआ होता है, वो बाहर ही होता है एंड यहाँ पे सिर्फ काजी होता है। वहां पे एक बंदा होता है जो बार बार फोन पे रॉन्ग नंबर बोले जा रहा होता है एंड उधर से जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैंने हॉर्स रेसिंग पे 10,000 येन की बेटिंग की थी और मैंने 2, 3, 4 लाइनअप की बेट लगाई थी एंड मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया, वो भी 1000 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 10 मिलियन येन जीत गया। अब ये सब चीजें होने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है बाकू की एंड वो एकदम चौड़े होके आता है और बोलता है मुझे लोन चाहिए एंड वो ऐसे बातचीत कर रहा था जिससे वहां के लोगों को ऐसा लगे कि वो एक याकुजा है, मतलब उन्हें ऐसा दिखाना चाहता था कि वो बंदा यानी कि बाकू अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा क्रिमिनल है, यानी कि वो बस ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। अब ये लोग अपना इंटरेस्ट रेट बताते हैं एंड भाई साहब ये लोग 30% पर डे के रेट से लोन दे रहे थे एंड ये लोग होशियार थे तो क्या बाकू कम होशियार था? वो सीधा बोलता है कि मुझे 3 मिलियन येन की लोन चाहिए। अब इनके पास इतना पैसा तो था नहीं क्योंकि ये लोग 10,000 येन एट अ टाइम ही लैंड करते थे, बट ये लोग बाकू को मना नहीं करते। ये लोग थोड़े बहुत पैसे एज कोलैटरल बाकू को दे देते हैं। बट तभी अचानक से वहां बैठा दूसरा बंदा जो कॉल पे भी रॉन्ग नंबर चिल्ला रहा होता है वो आता है एंड बाकू को ऑन द स्पॉट 3 मिलियन येन प्रोवाइड कर देता है। इतना ही नहीं, साथ में 1 मिलियन येन एक्स्ट्रा भी दे देता है। अब आप सोच रहे होगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है वो? अब वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज उसको वहां पे बाकू के पास वही 2, 3, 4 लाइनअप वाली टिकट मिल जाती है जिसके बारे में वो रॉन्ग नंबर वाला बंदा बात कर रहा था। अब वो जैसे ही लोन प्रोवाइड करता है बाकू काफी खुश हो जाता है एंड बोलता है यही तो मैं सुनना चाहता था। अब इस कंपनी से बाहर निकलने के बाद बाकू काजी को पूरा गेम समझाता है। वो बोलता है कि ये नाइट्रो लोन कंपनी अभी बहुत न्यू है एंड इनको याकुजा लोगों से डील करना नहीं आता। अब भले ही बाकू याकुजा नहीं था बट वो एक्टिंग तो कर रहा था ना एंड वो लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं थे, इसीलिए वो लोग बाकू को ही याकुजा समझ बैठे एंड बाकू के जाल में फंस गए थे। याद है वो कॉल जो उस वर्कर को आई थी जिसके ऊपर वो वर्कर रॉन्ग नंबर कह रहा था, तो उधर से जो इंसान कह रहा था ना कि 2, 3, 4 इज द विनिंग लाइनअप एंड मैंने 10 मिलियन येन जीत लिया है, वो एक्चुअली बाकू ही था एंड वो सारी चीजें सिर्फ एक ट्रैप थी। इन रियलिटी 2, 3, 4 कोई विनिंग लाइनअप था ही नहीं एंड उनके पास वो जो विनिंग टिकट है पूरी तरह से फर्जी था। अब जब वो लोग इस लाइनअप को लेके अपना प्राइज देने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ तो गेम हो गया है एंड अब क्योंकि इतने बड़े डील्स करते नहीं थे वो लोग एक बार में, बट लालच में आकर उन्होंने 4 मिलियन येन की डील कर दी थी, उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। अब जिन लोगों ने इनकी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्हें पता चलता है कि नाइट्रो लोन तो डूब चुकी है एंड वो लोग तुरंत अपना पैसा वापस लेने नाइट्रो लोन कंपनी पहुंच जाते हैं। बट जब वो सब वहां पे पहुंचते हैं तब उस बिल्डिंग के गेट पे ना ही तो नाइट्रो लोन का कोई बोर्ड था और ना ही तो नाइट्रो लोन कंपनी वहां खुद थी। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसोगी यानी कि बाकू के जेब में 4 मिलियन येन पड़े होते हैं एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 द पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रैप। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाकू ने काजी का पूरा लोन चुका दिया होता है एंड इसकी खुशी में काजी बाकू को अपने घर में इनवाइट करता है
एंड वहां पे साफ सफाई करते हुए काजी को एक बॉक्स में एक पुरानी कैसेट मिलती है। अब काजी बोलता है कि हो सकता है ये जो पिछले महीने अर्थक्वेक आई थी उसकी वजह से ये कैसेट अपनी जगह से गिर के इस बॉक्स में गिर गई होगी। अब बाकू इस जगह पे कुछ नोटिस करता है, वो देखता है वहां पे कुछ फेक बिल्स वगैरह पड़े थे जो कि रेंटल वीडियो ओकाया कंपनी के नाम की एक कंपनी के थे। अब काजी बोलता है कि अगर ये बिल हम अभी देने जाएंगे तो लेट फी की वजह से हमको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। स्टिल बाकू डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा। अब वो वहां पहुंच के थोड़ा पूछताछ करते हैं एंड वहां पे एक वर्कर से उन्हें पता चलता है कि उन्हें 12,000 येन एज लेट फी देने पड़े हो। अब बाकू कहता है कि मुझे अपने मैनेजर से बात करवाओ। अब मैनेजर आता है और बोलता है कि मेरा नाम है मुरायामा एंड मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अब वो पूछता है बाकू से कि क्या आपको कोई तकलीफ हुई है एंड बाकू बोलता है तकलीफ, मुझे उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पे इस शॉप का ओनर आ जाता है और फिर बाकू उसे बताता है कि उसको ये पता लग गया है कि रेंटल वीडियो शॉप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करती है एंड उनको मार्केट में सेल करती है। एंड वहाँ का ओनर इस चीज को नकारते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ भी है कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। एंड इस पे बाकू कहता है बिल्कुल, मैं बिना प्रूफ के यहाँ पे क्यों आऊंगा। और फिर बाकू कहता है कि मेरा एक दोस्त था जिसने 1 महीने पहले तुम्हारे शॉप का किस्सा बना था एंड मेरे दोस्त के हिसाब से ये शॉप इकलौती ऐसी शॉप है जहां उसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। एंड फिर बाकू उसको वही फेक बिल दिखाता है। इस पे वहां का ओनर बोलता है कि इससे ये कैसे प्रूफ हो गया कि हम तुम्हारे दोस्त की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, ये सब तो फालतू बात है और वैसे भी हमें इससे क्या ही फायदा मिलेगा, तुम लोग बस ऐसा इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें ये बिल चुकाना ना पड़े। एंड उसके बाद बाकू बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त की इंफॉर्मेशन लीक की है और इस चीज पे मैं 1 मिलियन येन की शर्त भी लगा सकता हूँ। अब ये सुन के शॉप ओनर की फट जाती है और वो सोचता है कि आखिर ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज कैसे कह सकता है। एंड फिर वो अपने मैनेजर मुरायामा से कंफर्म करता है कि कहीं वो सच में तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेल नहीं कर रहा ना। एंड वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शॉप ओनर मुरायामा से बोलता है कि पुलिस को कॉल लगाओ एंड उसके बाद फिर बाकू अपना एविडेंस निकालता है जो कि काजी का मेंबरशिप एप्लीकेशन था उसकी कंपनी में, उसमें उसका एड्रेस लिखा था। अब बाबू बोलता है कि काजी जब अपना एड्रेस लिख रहा था तब गलती से उसके हाथ से वहां पे एक दाग लग गया था एंड उसका एड्रेस था 203 एंड उसके बाद एक मार्क जो कि गलती से लग गया था एंड शॉप वालों ने उस मार्क को गलती से एन प्रिंट कर दिया जो कि वो मार्क थोड़ा बहुत इंग्लिश के एन लेटर की तरह लग रहा था एंड फिर उस एड्रेस को सेल करना शुरू कर दिया एंड मार्केट में उसकी गलत एड्रेस यानी 203 की जगह 203N डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एंड क्योंकि काजी ने वो मार्क गलती से सिर्फ इस वाले शॉप के बिल पे डाला था, ये चीज प्रूफ हो गई कि उसकी ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो इस शॉप ने ही लीक करी थी। एंड स्ट्रेटजी का यूज करके बाकू उस शॉप से डिबेट जीत जाता है थैंक्स टू दैट अर्थक्वेक एंड थैंक्स टू दैट मार्क, क्योंकि उस अर्थक्वेक की वजह से उसने वो गलती से मार्क डाला था। एंड इस जीत के साथ बाकू को उस शॉप से 2 मिलियन येन भी मिलते हैं और साथ में लाइफ टाइम फ्री रेंटल्स भी। अब चैप्टर तो यही पे खत्म हो जाता है, लेकिन आखिरी कुछ पेजेस में हम देखते हैं कि काजी जो सोच रहा होता है कि बाकू कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो काम करता है वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। बाकू को बहुत सारे पैसे चाहिए एंड उनको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। चैप्टर 4 सीक्रेट थिंग्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी से डर के भाग रहा था, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। अब भगते भगते वो गिर जाता है एंड उसके आगे एक और इंसान आगे खड़ा हो जाता है एंड वो बंदा डरते डरते उस इंसान से जान की भीख मांग रहा था। अब आगे खड़ा इंसान उसकी तरफ एक कपड़ा फेंकता है और बोलता है लो इससे अपना घाव साफ कर लो, उनसे बहुत खून निकल रहा है। अब ये बंदा उस कपड़े से अपना खून को साफ करता है, वो इधर उधर देखता है और फिर बोलता है कि हर जगह बस खून ही खून है। अब हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम बाकू और काजी को देखते हैं जो किसी बुड्ढे के साथ जुआ खेल रहे थे। अब ये बुड्ढा कहता है कि मुझे बिना डीलर के बैटिंग करना बहुत पसंद है, इसमें बहुत मजा आता है। एंड तभी बाकू कहता है मुझे भी बिना डीलर के खेलना बहुत पसंद है। ये सुन के वो बुड्ढा बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो बाकू और काजी को अपने घर पे इन्वाइट करता है खेलने के लिए। इसका घर एक वीरान सा बंगला टाइप का था और इस बुड्ढे का नाम था कोकोनो टारो, शॉर्ट में क्यू टारो। अब ये लोग यहाँ पे खेलना शुरू करते हैं एंड बाकू और काजी काफी सारे राउंड्स खेलते हैं और सारे के सारे लगभग जीत भी जाते हैं, बट वो लोग ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि स्टेक बहुत कम था एंड जीतने से कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था। अब क्यू टारो बाकू को एक डील ऑफर करता है एंड ये डील 10 मिलियन येन की होती है। वो उसे कहता है कि तुम ये 10 मिलियन येन ले लो और इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, अगर तुम उसमें सक्सेसफुल होते हो तो ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा। एक तरह से एक गेम था जिसमें
ये पैसे लेके यहाँ से बाकू को बाहर निकलना था, एंड अगर वो इसमें सक्सेसफुल तो वो पूरे पैसे उसके हो जाएंगे। अब क्यूटारो चालाकी दिखा रहा था, तो क्या हो गया, बाकू कम चालाक था क्या? वो कहता है कि इतने आसान काम के लिए तुम इतना पैसा कभी नहीं देने वाले हो, एंड वैसे भी जब मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे खून की स्मेल आ रही थी, पर अभी मुझे तुम्हारे अंदर से एक किलर की स्मेल आ रही है। अब आप याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बंदा खून से लथपथ था वो भी क्यूटारो के जाल में फंस गया था, एंड उसका यह हाल इस डील को एक्सेप्ट करने की वजह से ही हुआ था। अब क्यूटारो बाकू से कहता है कि वो वैसा बंदा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। उसने पहले से ही काकेरो ऑर्गेनाइजेशन से एक रेफरी को बुलाया है ताकि गेम फेयर तरीके से खेली जाए। अब काकेरो का नाम सुन के बाकू थोड़ा टेंशन में आ जाता है, एंड काजी ने पहली बार बाकू के चेहरे पे टेंशन देखा था। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में काकेरो के बारे में बता देता हूँ। वेल, काकेरो ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैम्बलिंग अथॉरिटी है, एंड इनके अंदर जो रेफरीज होते हैं उनका काम होता है गैम्बलिंग गेम्स को सही तरह से चलवाना। लाइक अगर किसी ने कुछ अमाउंट की बेट लगाई एंड हारने के बाद वो पैसे देने से मना कर रहा है तो काकेरो के आदमी मेक श्योर करते हैं कि उस इंसान को जीते हुए प्लेयर को पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब अगर क्यूटारो ने बाकी को बिल्डिंग से लीव करने के लिए 10 मिलियन येन का स्टेक रखा है तो उसे हारने पर 10 मिलियन येन बाकू को देने ही पड़ेंगे। आई होप तुम समझ गए होगे। अब क्यूटारो उस काकेरो के रेफरी को रिवील करता है। वो रेफरी आता है और बोलता है, मैं काकेरो पर नंबर 2 रेफरी हूँ, मेरा नाम है याकू हिकोइची, और अब मैं इस गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूँ। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 5 द वैल्यू ऑफ थिंग्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं याकू को, वही काकेरो का रेफरी। वो बोलता है कि तुमने जो बेट लगाई थी हारने के बाद विनर को तुम्हें वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी लाइफ ही क्यों ना हो। अब काजी कहता है कि लाइफ ही क्यों ना हो, इसका क्या मतलब है? अब याकू उसको काकेरो की हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि 441 ईयर से पहले की बात है, हमारे क्लब का फर्स्ट फाउंडर जिसका नाम था किरुमा कागेरोनोसुके, जो लोग भी हारने के बाद अपने लगाए हुए पैसे देने से मना करते थे उसको वो पनिश करता था। पहले वो विलेजर्स की बेट देखा करता था, उसके बाद मर्चेंट्स, फिर समुराई, और फिर धीरे धीरे उसने फ्यूडल लॉर्ड्स की बेट देखना शुरू कर दिया। वो सभी रूल्स को फेयरली इम्पोज करता था, एंड क्योंकि वो हमेशा सही होता था इसीलिए उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा थे। और फिर धीरे धीरे काकेरो क्लब का इन्फ्लुएंस बढ़ते चला गया। फिर क्यूटारो याकू से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, हिस्ट्री बताना बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोग एक बेट के ऊपर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, तुम इसका सही से फैसला करो। अब बाकू कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मुझे 10 मिलियन येन नहीं चाहिए, कैसा रहेगा अगर उसके बदले तुम अपनी काकेरो की मेंबरशिप को दांव पे लगाओ। अब क्यूटारो हंसता है और कहता है कि लगता है तुम काकेरो का नाम सुन के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि 10 मिलियन येन से ज्यादा वैल्यूएबल काकेरो की मेंबरशिप है? अब याकू कहता है कि क्यूटारो सर, मेरी मेंबरशिप 10 मिलियन येन से कहीं ज्यादा है, हालांकि फिर भी मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। अब क्यूटारो बाकू से कहता है कि अगर तुम जीते तो मेरी मेंबरशिप तुम्हारी, चलेगा? एंड बाकू कहता है चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब ये देख के याकू बोलता है कि कैसा मूडी इंसान है, खैर आपकी जैसी मर्जी क्यूटारो से। एंड वो अनाउंस करता है कि क्यूटारो का वेजर उसकी मेंबरशिप होने वाली है। अब वेजर मतलब आप जो चीज को दांव पे लगा रहे हो उसको वेजर कहते हैं। अब क्यूटारो याकू से बोलता है कि मेरी मेंबरशिप 10 मिलियन येन से ज्यादा वैल्यूएबल है, कहीं तुम इस बच्चे को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे अपना जजमेंट का रीजन बता सकते हो? बट याकू कहता है कि जो चीज आपने डिसाइड करने के लिए हम पे छोड़ दिया है उसके जजमेंट का रीजन पूछ के अब कोई फायदा नहीं, और आप इतना टेंशन मत लो, गेम को एंजॉय करो। एंड क्यूटारो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। अब उधर से बाकू कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यू आर फ्री टू क्विट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्विट कर दो उससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं, मतलब हरा दूं। बट क्यूटारो की भी भाई मेल ईगो हर्ट हो जाती है। वो बोलता है कि मैन और क्विट, मेरे हारने के चांसेस 1 आउट ऑफ 10,000 है। एंड फिर क्यूटारो फ्लो में अपने मेंबरशिप के साथ साथ 10 मिलियन येन भी एज वेजर लगा देता है। अब क्यूटारो फिर रिपीट करता है, हम तुम्हें इस बिल्डिंग से एस्केप करने से रोकेंगे, अगर तुम फिर भी ऐसा कर देते हो तो तुम ये बेट जीत जाओगे, ठीक है? एंड बाबू बोलता है बिल्कुल ठीक है जी। सर याकू कहता है कि वेल देन मुझे लगता है तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, गेम सिंपल है, तुम दोनों को इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। क्यूटारो सर तुम दोनों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर तुम यहाँ से एस्केप कर गए या फिर क्यूटारो सर ने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया, दोनों केसेस में गेम खत्म हो जाएगा। इस रूम से बाहर निकलने के 1 मिनट बाद ये गेम शुरू हो जाएगा, इसके अलावा और कोई रूल्स नहीं है। क्यूटारो वर्सेस लाइटर बाकू मैच शुरू होता है और चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 6 द अबैंडन्ड बिल्डिंग गेम। गेम शुरू होता है एंड बाकू और काजी दोनों यहाँ से भागते हैं और लिफ्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, बट लिफ्ट की पावर सप्लाई काट दी गई होती है।
ऑब्वियसली इतना इजी तो नहीं रहने वाला इन दोनों के लिए। फिर दोनों सीढ़ी यूज करने के लिए आते हैं, बट ऊपर जाने वाली सीढ़ियां एकदम अंधेरे की तरफ लेके जा रही थी। एंड ऑफ कोर्स गेम नीचे जाने का तो ऊपर कोई क्यों ही जाएगा। फिर हम देखते हैं याकू को और क्यूटारो को। गेम शुरू हो गया होता है, बट क्यूटारो ने अब तक कोई मूव नहीं खेला होता। याकू कहता है कि क्यूटारो सर, लगभग 1 मिनट बीत चुके हैं, आप उनको नहीं रोकने वाले? एंड क्यूटारो कहता है कि उनको पकड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है, अगर मैं उनको इतनी जल्दी पकड़ लूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। मुझे देखना है उन्हें अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए, मुझे उनकी चीखें सुननी है, मुझे देखना है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बचाते हैं एंड उनकी लाचारी को। अब यहाँ हम देखते हैं बाकू कहता है कि हम लोग ऊपर चलते हैं। अब काजी कहता है कि हमें नीचे जाना है, ना कि ऊपर। बट बाकू बोलता है ये सीढ़ियां आपस में अच्छे से कनेक्टेड है और ऊपर इतना भी अंधेरा नहीं है कि हम ऊपर जा ही ना पाए। एंड वैसे भी मुझे नीचे की सीढ़ियां कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि नीचे से मुझे खून की स्मेल आ रही है, द स्मेल ऑफ डेथ। एंड फिर बाकू ऊपर जाने लगता है एंड काजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, ऑल्दो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब इधर क्यूटारो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो दोनों पक्का नीचे गए होंगे। वो सोचता है कि अभी तक तो मुझे उनकी चीखें सुनाई पड़ जानी चाहिए थी। एंड देन क्यूटारो रियलाइज करता है कि बाकू और काजी नीचे नहीं बल्कि ऊपर गए। क्यूटारो सोचता है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऊपर जाना गलत चॉइस नहीं है और सही भी नहीं है, वो लोग खुद के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। इडियट्स एंड स्मोक लाइक हाई प्लेसेस दे से। अब ऊपर आके काजी देखता है कि ये लोग टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। उसके दिमाग में आता है कि काश हम लोग यहाँ से सीधा नीचे कूद पाते, बट ऐसा हो नहीं सकता ऑफ कोर्स। देन बाकू उसको बोलता है कि काजी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब काजी सोचता है कि अगर बाकू कह रहा है कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। देन सडनली बाकू उसे कहता है कि काजी चान, क्या तुम मेरे लिए उस लेज से नीचे कूद सकते हो? एंड काजी की फट जाती है। उसके बाद अचानक कहीं से एक हिटमैन छत पे आ जाता है, वो भी गन एंड प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ। इधर क्यूटारो बाकू और काजी की चीखें सुनने के लिए बेचैन हो रहा था एंड वो इतना ज्यादा बेचैन था कि उसने पीछे से एक और हिटमैन को बाकू और काजी के ऊपर छोड़ दिया। ऑल्दो ये रूल के खिलाफ था, बट क्यूटारो कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं सिर्फ एक ही हिटमैन यूज कर सकता हूँ, मुझे उन्हें रोकना है, फिर चाहे मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। अब याकू क्यूटारो से कहता है कि मैं एक रेफरी हूँ, इसलिए मैं इस गेम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं जो बोलूंगा वो शायद आपको अनफेयर लगे, बट अब ये गेम कोई गेम नहीं रहा। अब क्यूटारो उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि ये गेम ऑलरेडी शुरू हो गया है और अगर तुम इसमें इंटरफेयर करोगे तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अब याकू कहता है कि सॉरी क्यूटारो सर, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि अगर इसी तरह से ये गेम चला तो आप उसोगी द लाई ईटर से गंदी तरह से हारोगे। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 7 एवरीथिंग इज अ गैम्बल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फिर से एक बार इस गेम के बारे में बताया जाता है, उसके रूल्स वगैरह, बट मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। फिर हम देखते हैं याकू को, जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था ना, वहीं से सीन शुरू होता है और याकू कहता है कि अगर इसी तरह से ये गेम चलते रहा तो आप पक्का हारोगे क्यूटारो सर। एंड क्यूटारो वाज लाइक, मैं नहीं हार सकता, मैंने इतने बड़े बड़े गुंडे रखे हैं, इतने सारे ट्रैप्स बिछा रखे हैं, चाहे वो बाकू कितना ही बड़ा तीस मार का हो, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब याकू सोचता है कितने बेवकूफ लोग होते हैं वो, जिन्हें ये लगता है कि गैम्बलिंग मतलब बस कसीनो और हॉर्स रेसिंग वगैरह होता है। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए जिंदा रहना ही जीत है और मरना हार है। जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि इसी तरह की चीतों का एक गुच्छा है। आप जितना जीते हो आप उतना ही जीतते जाते हो। असल में सब कुछ एक जुआ है। अब सीन कट होता है और हम बिल्डिंग के छत का सीन देखते हैं। हिटमैन बाकू और काजी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बाकू उसके पीछे वाले रूम के टॉप पे खड़ा हुआ होता है। अब हिटमैन सोचता है कि शायद वो लोग अपने जान बचाने के लिए छिपे हुए होंगे। अपनी जान बचाने के लिए छिपना तो एक आम बात है। अब ये हिटमैन पीछे घूमता है और उसको बाकू का प्रेजेंस का पता चल जाता है एंड वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फिर हिटमैन कहता है कि तुम मुझसे बच के अब भाग नहीं सकते, एक काम करो, तुम दोनों नीचे कूद जाओ और गेट की तरफ भागो, शायद तुम दोनों में से कोई एक जिंदा बच जाए। तो चलो, पहले कौन कूदना चाहेगा मौत के मुंह में? बट सडनली बाकू उस हिटमैन को बोलता है कि रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। और बाकू उसको उसी टाइम पे 10 मिलियन येन की डील ऑफर करता है। बट वो हिटमैन कहता है कि मुझे तुम इतनी आसानी से नहीं फंसा सकते। देखो क्या है ना, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, ये हंटिंग वगैरह तो बस मैं मजे के लिए करता हूँ। क्यूटारो को लोगों को मरते हुए देखना पसंद है और मुझे मारना पसंद है, तो वो हमें कमांड करता है और हम बस मारते जाते हैं। बट स्टिल वो हिटमैन बाकू से कहता है कि ठीक है, तुम वो पैसे मेरे तरफ फेंको, जब तक मैं उसे गिन रहा हूँ तब तक तुम भाग सकते हो, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और वो हिटमैन बहुत हरामी था, वो धीरे धीरे पीछे सरक रहा होता है ताकि जैसे ही बाकू वहां से कूदे वो
उस पे गोली चला दी। बट बाकू उससे एक कदम आगे था, वो ऑलरेडी नीचे आ गया था, वो ऑलरेडी समझ चुका था कि हिटमैन के क्या इंटेंशंस है। वो हिटमैन के पीछे खड़ा था। उससे पहले कि हिटमैन उस पे गोली चला पाता, बाकू उसके दोनों पैर पकड़ के खींच लेता है और हिटमैन नीचे गिर जाता है। अब वो देखता है काजी को जो अभी भी लेज पे खड़ा था। वो कहता है कि यार मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, उनमें से एक तो तब से लेज पर खड़ा था, इसका मतलब उसने मुझे अपने प्लान में फंसा लिया, उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया। अब बाकू से कहता है कि सर यू आर अ लायर, और फिर वो उसके हाथ से उसका गन ले लेता है। और इधर क्यूटारो को पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है। वो याकू से पूछता है, याकू कहता है कि बाकू ने आपके हिटमैन को हरा दिया है। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 द स्पिरिट ब्रेक्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजी को। काजी देखता है कि बाकू के हाथ में गन है, एंड देन काजी सोचता है कि उस हिटमैन के पास भी एक गन थी, एक ऐसी गन जो कि असली थी, जिससे वो हमें मार भी सकता था। बाकू उस हिटमैन का सारा इक्विपमेंट लूट रहा था, और इस दौरान काजी का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि उसे अब तक ये सब नॉर्मल लग रहा था। बट जब उसने वो गन देख ली, तब उसे रियलाइज हुआ कि इस गेम में उसकी जान भी जा सकती है। अब काजी बाकू से पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पे तुम्हें एक असली गन से मारा जा सकता था। बाकू बोलता है हाँ, बट जितनी आसानी से बाकू हाँ बोलता है, ये उतना भी आसान नहीं होता है। काफी कम लोग ऐसे सिचुएशन को फेस कर पाते हैं। एंड काजी सोचता है कि फॉरेन कंट्रीज में कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा, बट जब वो सच में ऐसी सिचुएशन का सामना करता है, वो अपना रास्ता भटक जाता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद काजी बाकू को बोलता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बिल्डिंग के आसपास कोई भी रहता है। जब मैं उस लेज पे खड़ा था, तब मैंने देखा कि नीचे की याकुजा की गाड़ी खड़ी है। अगर हम उनमें से किसी एक को गन से शूट करेंगे तो वो भड़क जाएंगे और ऊपर आने लगेंगे। बस इसी मौके का फायदा उठा के हम यहाँ से भाग सकते हैं, ये एक अच्छा प्लान है। एंड फिर काजी शूट करने लगता है, बट बाकू उसे रोकता है और कहता है कि रहने दो काजी, उसका कोई फायदा नहीं है। बट काजी, जैसे मैंने बताया तुमको, उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, वो बाकू की बात नहीं मानता और याकुजा पे गोली चला देता है। अब नीचे से याकुजा ग्रुप कहते हैं कि तुम हम लोग को जानते नहीं हो, एंड इधर काजी उल्टा अपनी लोकेशन चिल्ला चिल्ला के बता देता है, बट वो लोग ऊपर आते ही नहीं है। बाकू कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस गेम का कंट्रोल काकिरो के हाथ में हो, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। काकिरो ऑर्गेनाइजेशन अकेले ही एक नेशन जितनी पावरफुल है। तुम गन क्या, उन पे बॉम्ब भी गिरा दोगे ना, तभी भी कोई इस बिल्डिंग में नहीं घुसेगा। बट ये सब चीजें काजी को सुनाई दे ही नहीं रही थी, क्योंकि वो कुछ सुनने के हालत में ही नहीं था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था, प्लीज मुझे कोई बचा लो। एंड बाबू कहता है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। काजी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मैं जिंदा बच जाऊंगा, है ना। एंड तभी बाकू काजी के ऊपर गोली चला देता है, बट वो गोली काजी को नहीं लगती है, बल्कि एकदम उसके साइड से होकर गुजरती है, और काजी को बस छोटा सा घाव लगता है। एंड काजी का इस लेवल का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था उस टाइम तक कि पहले तो उसे गोली लगने से कुछ फील ही नहीं हुआ। देन काजी कम्स बैक एंड वो अचानक से पूछता है कि क्या हो बाकू, तुम्हें क्या कर रहे हो। एंड बाकू कहता है कि मैं ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि तुम वापस अपने होश संभाल सको। फिर बाकू बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो घाव तुम्हें लगा है वो हमारी हेल्प करने वाला है यहाँ से बाहर निकलने में, और ये जो गन शॉट की आवाज है वो भी हमारी हेल्प करने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो क्यूटारो को खा जाएगा, मतलब डिफीट कर देगा। अब काजी सोचता है कि क्या बाकू मुझे मारना चाहता था। फिर वो रियलाइज करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसने मेरी मदद ही की है ताकि मैं वापस अपने सेंसेस कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं वैसे भी मर ही जाता। बट वो सोचता है कि मेरे जैसे बोझ को बचाने के लिए आखिर बाकू उन कीमती बुलेट्स को क्यों वेस्ट कर रहा है। एटलीस्ट मैं तब तक तो ये नहीं जानता था। फिर हम देखते हैं चैप्टर का लास्ट सीन, जहाँ पे क्यूटारो ने 3 हिटमैन्स को छत पे भेज दिया होता है। एटलीस्ट इस पैनल में तो भाई 3 ही दिख रहे हैं, एंड ये तीनों हिटमैन हंट के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि बाकू के पास अब उनके जैसे ही हथियार है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 9 द प्लेजर ऑफ मर्डर। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकू ने उस हिटमैन का गन ले लिया था। अब प्रेजेंट में जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, वहीं से शुरुआत होती है। हम देखते हैं छत पे 3 हिटमैन आ गए थे। अब वो लोग उस पहले वाले हिटमैन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं कि तुम हार गए और उसने तुम्हारी गन इतनी आसानी से ले ली। अब यहाँ पे 2 हिटमैन है, एक जो पहले ही बाकू से पिट चुका था एंड एक जो अभी आया है। अभी वाले को हम न्यू हिटमैन बोलेंगे एंड पहले वाले को ओल्ड हिटमैन, ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो न्यू हिटमैन उस पर गुस्सा करता है, उसको मारता है एंड ओल्ड हिटमैन कहता है कि यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, एक गन ही तो है उसके पास, वो भी एक सिंपल सी बरेटा। तुम तीनों के पास तो एकदम धाकड़ मशीन गन है। न्यू हिटमैन कहता है कि चल ठीक है, छोड़ दिया तुझे, लेकिन ये बता कहीं तूने उनके साथ कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर दी, क्योंकि अगर तूने मना किया अभी और बाद में जाके पता चला कि उन्हें सब पता है
तो फिर मैं तुझे मार दूंगा। अब ओल्ड हिटमैन सोचता है कि यार मैंने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है खास, बट अगर कहीं से उन्हें ट्रैप्स वगैरह के बारे में पता चल गया तो फिर ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एंड इसलिए वो न्यू हिटमैन से बोलता है कि मैंने उन्हें सारे ट्रैप्स वगैरह के बारे में बता दिया है। अब न्यू हिटमैन कहता है कि कौन से ट्रैप्स, स्टील केबल्स के अलावा तो कोई ट्रैप्स है ही नहीं। एंड अब ओल्ड हिटमैन बोलता है कि यार उसकी आवाज तो कुछ जाने पहचाने से लग रही है। वो न्यू हिटमैन से बोलता है कि क्या तुम, एंड न्यू हिटमैन कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। एंड वो कोई न्यू हिटमैन नहीं बल्कि मादरा में बाकू ही होता है। अब मैं तुमको थोड़ा गेम समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। ये जो कपड़े बाकू ने पहन रखे थे हिटमैन वाले, वो असल में ओल्ड हिटमैन के ही थे। एंड अब आप सोच रहे होगे कि इस हिटमैन को बाकू की वॉइस पहचानने में इतना टाइम क्यों लगा, क्या ये घन चक्कर है? तो नहीं, ये घन चक्कर नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में बाकू ने काजी पे गोली चलाई थी जो काजी के एकदम साइड से गई थी। एक्चुअली गोली उसने काजी पर नहीं बल्कि हिटमैन के कान के पास चलाई थी ताकि उसके कान थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाए और उसकी वॉइस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब बाकू हिटमैन से कहता है कि तुमने फिर से झूठ बोला एंड उसका गला पकड़ लेता है। काजी सोचता है यार अच्छा इसीलिए बाकू ने तब गोली चलाई थी। ऑफ कोर्स काजी, तुम्हें क्या लगा बाकू ऐसे ही बुलेट वेस्ट कर देगा? अब सीन कट होता है और हम देखते हैं क्यूटारो को। एंड क्यूटारो के साइड में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन खड़ा होता है। याको क्यूटारो से कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है ना क्यूटारो सामा, मेरी एडवाइस मानो और इस हिटमैन को भेज दो। बट क्यूटारो कहता है कि तुम रेफरी हो, अपनी हद में रहो, मेरे पास अभी भी कई चाल है तो इसमें इंटरफेयर मत करो। चाहे उनके पास गन ही क्यों ना हो, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। एंड वैसे भी ये मेरा सबसे पावरफुल हथियार है, इसे तो मैं आखिरी में यूज करूंगा। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाकू ने 7th फ्लोर क्लियर कर लिया होता है और 6th फ्लोर पे आ गया होता है। अब जिस हिटमैन को बाकू ने ऊपर मारा था उसके पास कुछ वॉकी टॉकी टाइप की चीज थी जो अब बाकू के पास है, जिसकी वजह से क्यूटारो को भी पता था कि इधर क्या चल रहा है और बाकू को भी क्यूटारो के नेक्स्ट मूव्स का अंदाजा था। बाकू कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 लोग और हैं जो हमें मार सकते हैं। अब काजी कहता है कि 5 लोग, यहाँ से भागना बहुत मुश्किल होने वाला है यार। लेकिन बाकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि क्यूटारो को लोगों को मारने में मजा नहीं आता है बल्कि लोगों को मरते हुए देखने में मजा आता है, उनको तड़पते हुए देखने में। एंड हम लोग ये प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। मुझे देखना है उन्हें अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए, मुझे उनकी चीखें सुननी है, मुझे देखना है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बचाते हैं एंड उनकी लाचारी को। अब बाकू कहता है पता है मैंने इस पागलपन से भरे हुए गेम को खेलने के लिए एग्री क्यों किया? क्यूटारो के जैसे लोगों को दूसरों की मौत से प्लेजर मिलता है और मैं उसको ये प्लेजर बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे लोग सबसे बेकार तरह के विल होते हैं एंड इसलिए मैं उसको डिफीट करूंगा। अभी उसकी लोगों को तड़पते हुए देखने की लालच उसकी जीतने की भूख को ओवरशैडो कर रही है। अगर तुम उसको मुझसे कंपेयर करो तो मेरे लिए वो बस एक चारा है। अब काजी कहता है कि सच कहूं तो अभी क्यूटारो से ज्यादा मुझे अब इस इंसान से डर लगने लगा है। अब हम देखते हैं कि जो 3 हिटमैन थे उनमें से एक इन दोनों को नीचे ढूंढने चला जाता है और बाकी के 2 इसी फ्लोर पे रहते हैं। एंड भाई ये तीनों कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। अब बाकू ने जिस हिटमैन को ऊपर मारा था उसके पास भी कुछ ट्रैप्स वगैरह थे जो अब बाकू के पास है ऑफ कोर्स। एंड ये ट्रैप्स बाकू वहीं लगा देता है ताकि जब वो लोग आए तो इन दोनों को उनके बारे में पहले ही पता चल जाए। एंड होता भी कुछ ऐसा ही, हिटमैन आता है और बाकू के ट्रैप में फंस जाता है। काजी कहता है कि बाकू वो लोग तुम्हारे ट्रैप में फंस गए जो तुमने लिफ्ट के आगे लगाई थी। वो लोग 7th फ्लोर चेक किए बिना ही 6th फ्लोर चेक कर रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें पता है कि हम कहाँ हैं, बट वो लोग बेवकूफ भी बहुत हैं जो इतने आसान से ट्रैप में फंस गए। आखिरी पैनल में बाकू बोलता है और ये चैप्टर और ये वॉल्यूम यहीं पे खत्म होता है।